हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में हालिया इंतखाबात के बाद गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इसके अलावा इंतखाबात के अंदर जिस तरह से स्प्लिट मैंडेट आया है उस बात से भी जाहिर होता है, और उसके बाद तो जिस तरह से सियासी जमातों ने अपने जो नजरिए थे या जो उन्होंने उनकी सारी सियासी कंपेन्स थी या जो इलेक्शन के लिए उन्होंने कंपेन डिजाइन की थी, उससे जिस तरह सारी जमातों ने, जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, उन्होंने यू टर्न लिया है। उसके बाद पाकिस्तान का जो वोटर है, आम वोटर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो बन चुकी है, और वो बहुत ज्यादा मुस्तरब है, क्योंकि उसके लीडर ने जो उसके साथ बात की थी, जो बात करके उससे वोट लिया था, वो बात में उस पर पूरा नहीं उतरा। बिलावल भुट्टो ने अपनी पूरी सियासी कंपेन जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ चलाई, मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ चलाई। उसने हमें बताया कि 16 माह के अंदर किस तरह से जब वो PMLN के साथ बैठे थे तो नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को, इसलिए अब आप मुझे वोट दें, बिलावल ने कहा, तो मैं आपको मुल्क ठीक करके दूंगा। लेकिन दोबारा से फिर क्या हुआ, वही जो 16 माह हुकूमत चलाई थी उसी के अंदर जाके बैठ गए। तो पीपल्स पार्टी का वोटर जरूर सोच रहा होगा। इसी तरह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसने अपना पूरा जो सियासी कंपेन थी वो इस बात पे डिजाइन की कि क्योंकि मुल्क के अंदर नवाज शरीफ को 2017 के बाद निकाल दिया गया, इस वजह से मुल्क के जो तमाम तर मसाइल हैं वो पैदा हुए हैं। अब मुल्क को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, एक जो नारा है उनका बहुत ज्यादा सियासी कंपेन के अंदर लगाया गया, उसके अंदर वो कहते थे जी कि पाकिस्तान को जब तक नवाज नहीं दिया जाएगा तब तक मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन जब इंतखाबात हो गए, मुस्लिम लीग नवाज का वोटर निकला, उसने जो भी मैंडेट दिया उनको दिया, और उसके बाद जब उसको पता चला कि यार जिसलिए मैंने वोट दिया था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे वो मुल्क को ठीक करेंगे, वो तो इन्होंने कैंडिडेट ही चेंज कर दिया, तो नून लीग ने भी यू टर्न ले लिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा सख्तियां भी थी, सब कुछ भी था, उसके बावजूद वोटर निकला, वोटर ने इमरान खान को वोट भी दिया, सब कुछ किया। उसके बाद इमरान खान ने जो अपना पूरा एक नैरेटिव बनाया था कि जनाब मैं एंटी अमेरिकन हूं, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो है वो इलेक्शन के ऊपर आवाज उठाई, जो धांधली हुई है उसके ऊपर। तो इलेक्शन भी पाकिस्तान का जो है वो एक अंदरूनी मामला है, तो इसके ऊपर वो क्यों आवाज उठाए। तो इसके बाद जो है उन्होंने मौला फजल रहमान साहब, उनके हवाले से आपको पता ही है क्या क्या गुफ्तगू कर रखी है, क्या क्या चीजें हो रखी हैं, उधर से भी हुई हैं, इधर से भी हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं। उधर से भी वो इत्तेहाद हो गया है, वो जो मौलाना फजल रहमान और PDM के खिलाफ पूरा एक बयानिया था वो भी इस तरह से ताबड़तूस हो गया। उसके बाद फिर जो तीसरी चीज आ गई जी कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, तो उन्होंने जो नॉमिनेट किया है अपना बंदा वजीर आजम के लिए, वो उमर अयूब साहब है। उमर अयूब साहब आपको पता है अयूब खान साहब के पोते हैं। उसके बाद जो है उनका अपना भी सियासी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है। 2018 के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए हैं, उसके साथ ही बहुत सारे और भी लोग जो हैं उस वक्त आए थे, तो उनका जो अपना सियासी कैरियर है वो भी स्टैब्लिशमेंट के साथ ही है। तो उसके बाद अब लोग सोच रहे हैं कि यार जो सारी मेन स्ट्रीम जमातें हैं, इन्होंने अगर हमारे साथ ये किया है तो अब हम करें क्या। अब लोग जो है वो इस तलाश में है, हम समेत के, यार कोई नई जमात आए, कोई नए लोग आए जो आके हमें जो है अब कोई नई तरफ लेके चलें, कोई हमें रास्ता दिखाएं, कोई मंजिल बताएं कि हमने पहुंचना क्या है, हमारा रास्ता क्या है। इन्होंने जो नैरेटिव दिए थे, जो इन्होंने बयानियां दिए थे, जो इन्होंने नारे दिए थे, ये तो उससे पीछे हट गए। अब कोई नई जमात आए, उसके पास क्या है, और जो नई जमातें आ चुकी हैं, 170 के करीब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जमातें हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है आपको पता है चंद जमातें ही जो है वो काम कर रही हैं। एक नई जमात जो कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के नाम से आप सब लोग बाखूबी वाकिफ होंगे, शहीद सयालू साहब के नाम से बाखूबी वाकिफ होंगे, उन्होंने जमात बनाई है। तो आज से हम एक जो है वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जितनी भी छोटी जमातें हैं, नई जमातें हैं, उनका जो है वो जो उनके कायदीन हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके इंटरव्यूज करेंगे और वो आपके सामने रखेंगे कि आपके लिए शायद हो सकता है कि जो वोटर इस वक्त मुस्तरब है मेन स्ट्रीम पार्टी का, उसको कोई नई पार्टी जो है वो मिल जाए जिसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर सके। तो शहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहीद साहब बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। जज़ाकल्लाह खैर। शहीद साहब, जिस तरह से आपने मेरा सारा इंट्रो सुना, सबसे पहले तो मेरा सिंपल सा आपसे सवाल ये है कि ये जो पूरा एक नैरेटिव और बयानिया बनाया गया तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातों की जानिब से, और फिर उसी तरह इलेक्शन के फौरी बाद जो यू टर्न आए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं किसी पे तनकीद किए बगैर सिर्फ एक बात कहूंगा। हमें 3-4 दिन से लोग कॉल्स कर रहे हैं, तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि आपने खुद 14,000 वोट लिया, आपका उम्मीदवार शेखुपुरा से आपने एक MSc करने वाले लड़के को जो रक्षा ड्राइवर था उसको टिकट दिया,
कि ये जीतेगा, उसने टोटल 2000 वोट लिया। आपने जनाब तीसरा बंदा खड़ा किया कराची से, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, उसने 1200 वोट लिया। आपने जरदारी साहब के मुकाबले में बंदा खड़ा कर दिया, उसने 800 वोट लिया। आप क्या कर सके? मैं उन्हें सिर्फ आज आपके जरिए सुल्तान साहब ये जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग 14,000 वोट लें, कोई हमारा बंदा रक्षा ड्राइवर 2000 वोट ले, या एम्बुलेंस ड्राइवर हमारी पार्टी का 1200 वोट ले, वो आज भी अपने गलियों बाजारों में और अपने शहर के हलकों में सीना तान के जड़ों की तरह फिर रहा है। जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती जितवा के वजीर आजम बनाना चाहे, वो एक हफ्ते से अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल पाए। हमारी पहली फतह यह है। जिस जरदारी साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब ने अपना बंदा खड़ा करने से इनकार कर दिया था, उस नवाब शाह में मैं शायद नहीं जा सका, पूरा पाकिस्तान फिरा हूं, लेकिन नवाब शाह में मेरा कदम आज तक नहीं रहा। लेकिन वहां भी आपके इन इंटरव्यूज की वजह से, आपके इस मोबाइल की वजह से मेरा नजरिया पहुंच चुका है, शऊर की शमा पहुंच चुकी है। जो 800 बंदा अपने घरों से अपनी बिरयानी की प्लेट पे और अपनी सोराब की साइकिल या यामा के बाइक पे जाके उसने वोट पोल किया, मैं समझता हूँ ये नजरिया की फतह है। हम लोगों को सबसे बड़ा मसला हमारी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जो डिफरेंस है वो ये है, मैं आज भी अपने उम्मीदवारों के जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, उनके हलकों में जाके कॉर्नर मीटिंग्स में शुक्रिया अदा करने गया था। हमें वो गिला दे रहे थे कि हमारे साथ इलाके का एक भी खड़पैंच नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा जनाब अली, ये किसानों, मजदूरों, हारियों और गरीबों की और नौजवानों की सियासी जमात है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी। हमारे लिए जो किसान मजदूर हारी का बच्चा है वही नवाब वडेरा जागीरदार है। हमारे लिए जो एक आम नौजवान है, बाइक चलाने वाला है या रक्षा ड्राइवर है, वही खड़पैंच की हैसियत रखता है। इस वक्त जो आपके सवाल की तरफ अगर मैं वापस आऊं कि जो जबरदस्ती की गवर्नमेंट्स बनाई जा रही हैं, या यू टर्न लेके ये सारा कुछ इक्तिदार की जंग में लगे हुए हैं, सुल्तान साहब, मेरा जमीर नहीं मानता। मैं उस वजारत उज़्मा की कुर्सी को जूते की नोक पे रखता हूँ कि सुबह आपको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर उस मनसब पे फाइज किया जाए और रात को छुप छुप के आप जो है वो अमेरिका के बूट पॉलिश कर रहे हो। मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। मैं इस चीज का कायल हूं कि मैं अकेला भी खड़ा हूंगा तो कम अज कम मैं अपनी बुनियाद पर, अपनी शनाख्त पे खड़ा हूंगा। मैं अगर किसी से बात भी करूंगा, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, तो अपनी शनाख्त के होते हुए बात करूंगा। मैं कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लें तो जनाब अली, हमने जो 100 के करीब उम्मीदवार 1-1.5 साल में पूरे पाकिस्तान में खड़े कर दिए पहले इलेक्शंस में। आप मरियम बीबी का तारुफ तो मुझे बताएं, हु इज शी? नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है, उसके अलावा उनका जाती क्या तारुफ है? कुछ भी नहीं है। बिलावल साहब का तारुफ मुझे बताएं, हु इज ही? जरदारी साहब के बेटे हैं, उसके अलावा क्या तारुफ है? मजहबी जमातों के कायदीन का तारुफ मुझे बता दे। वो सिर्फ ये तारुफ है कि फलां साहब के बेटे हैं, वो फौत हो गए तो ये बन गए। हमने जो डिटेल से आते हैं इस सारे सूरत हाल पे, जरा क्विकली पहले जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर, सियासी जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करके फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है वो इलेक्शन से मुतमईन है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो ठीक हुए हैं? सर मैं आपको बताऊं, इंतहाई धांधली शुदा इलेक्शन है ये। सुल्तान साहब, 8 फरवरी को इतने वोट नहीं पड़े जितना 9 फरवरी को पड़े हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुझे समझ से बालातर है कि मियां साहब या छोटे मियां साहब किस मुंह से वजारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज होंगे, जब उन्हें पता है कि मांगे तांगे की हुकूमत कभी भी टूट सकती है और जबरदस्ती बना के दी गई है। तो जनाब अली, मैं समझता हूँ इनके इन कुर्सियों से हाफिज नईम की वो ठोकर मारी हुई एक कुर्सी बहुत ज्यादा कीमती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट्स बनाई जा रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई होगी। आज जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि कैसे इलेक्शन हरवाया गया एक मखसूद सियासी जमात के नुमाइंदों को, हमारे उनसे 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैंडेट इस वक्त अवाम ने इमरान को दिया था और उसका मैंडेट चुराया गया, उसके मैंडेट पे डाका मारा गया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त किसी भी पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर मुमलिकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। आपकी हुकूमतें जब मोहताज होती हैं, जब वो जबरदस्ती की हुकूमतें होती हैं, या डायरेक्टली मार्शल लॉ इम्पोज होता है, या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इनडायरेक्टली अपने किसी छोटे मोटे बच्चे जमहूरे को ले आता है, तो सुल्तान साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल पावर्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आपको कल को मजबूर करेंगे कि फला फला शराइत भी माने, जिसमें शायद ये भी हो सके कि इसराइल को भी तस्लीम कर लें। आपने अगर इकोनॉमिकली डिफॉल्ट नहीं करना, उससे बचने के लिए ये काम करें।
नहीं तो आपकी हुकूमत डीरेल कर दी जाएगी, नहीं तो रिजीम चेंज कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि आप इलेक्शन जीत के नहीं, आप जबरदस्ती आए। यही काम माजी में मुशर्रफ से करवाए गए, जबरदस्ती के ऑपरेशंस कराए गए, अफगानिस्तान के लिए अड्डे लिए गए। आज जो गवर्नमेंट आएगी उससे जबरदस्ती ये काम किया जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमारे ताल्लुकात, हमारे हालात ईरान और अफगानिस्तान से बेहतर हुए थे, जिसको बिगाड़ने की पूरी हतुल वसा कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। हम वाहिद एक मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम ममालिक में वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है, उसको डीरेल करने के लिए हतुल वसा कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दो, मुसलमान मुसलमान के गले काटे, और उसके लिए ये सारी राह हमवार की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है। शहीद भाई, आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये जानती है कि किससे बात करनी है? सर वो जानती है कि किससे बात करनी है। वो खुद सामने आके बदनाम होना नहीं चाहते। उन्होंने अपने बच्चे जमूरे पैदा किए हुए, वो बच्चे जमूरे इस नहीं, काबिल। अब तो सामने आ गए हैं शहीद साहब, अब तो सामने आ गए हैं। पिछले चंद महीनों के अंदर आपने देखा है कि जनरल साहब आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने खुद जो बड़े बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनके साथ मीटिंग्स की हैं, मईशत के ऊपर वो खुद आके बात कर रहे हैं। एक इदारा उन्होंने बनवा लिया है जिसके अंदर अब मिलिट्री सामने आके बैठ चुकी है। अगर वो मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, आपके इस वक्त जो गैस का बम गिराया गया है, जो पेट्रोल का बम गिराया गया है, जो डीजल का बम गिराया गया है महंगाई की मद में, आप फिर बोल्ड स्टेप लें। आप करें जो ईरान से गैस और ऑयल आ रहा है और वहां से डीजल आ रहा है वो लाएं। जो आप 200-250 रुपए 300 रुपए पर लीटर डीजल और ऑयल दे रहे हैं, अपनी आवाम को पेट्रोल दे रहे हैं, वो 50 रुपए पर लीटर ईरान देने को तैयार है। आप 200 का बेचे आवाम को, 150 का मुनाफा होगा। आप उस मुनाफे से भी सुल्तान साहब, अगर दिन में 10 करोड़ लीटर ऑयल आता है, इस्तेमाल होता है, तो आप 15 अरब एक दिन का कमा सकती है रियासत पाकिस्तान ईरानी तेल से। 20 दिनों का 300 अरब रुपया कमा सकती है। 300 अरब का मतलब है 1 अरब डॉलर। आप 20 दिन में दुबई का 100 अरब डॉलर का कर्जा वापस कर सकते हैं उस ईरानी तेल ये से। तो सारी चीजें ठीक है। वैसे आपका जो असूली मौकिफ क्या है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का और चेयरमैन का, कि जनाब जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको इस किस्म की मीटिंग्स कंडक्ट करना चाहिए या उनको मईशत के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए? पुलिस को भी करनी चाहिए, चीफ जस्टिस को भी करनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी करनी चाहिए। करो, कुछ ना कुछ करो मुल्क के लिए। लेकिन जनाबी तो फिर अली, वो इदारों की जो हदूद की बातें हैं और वो सारी कहाँ जाएंगी? फिर वो जो सारा आपका एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है आपका भी और पीटीआई का भी, कि जी उनको हदूद के अंदर रहना चाहिए ना। यही है ना, स्टैब्लिशमेंट और फौज जो है वो अपनी हदूद के अंदर है। अगर सब कुछ, हर बंदा सब कुछ करे तो फिर तो हदूद खत्म हो गई। नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो हर बंदे को करवाएं, लेकिन मुल्क के लिए करें, अपनी अना की तस्कीन के लिए ना करें, किसी को लेट डाउन करने के लिए ना करें। सुल्तान साहब, जितना ये रियासत पाकिस्तान पे आर्मी चीफ का हक है, जितना इमरान खान जरदारी नवाज का हक है, उतना ही आप और मेरे जैसे आम शहरी का भी हक है। इस माँ का ख्याल रख लो। माँ मर जाएगी तो फिर औलाद रुल जाती है। मैं ये बात दरअसल हक तो, असल हक तो है ही हमारा ना, आम आदमी का, आम लोगों का हक है। ये तो हमारे इदारे हैं और इनको हमने अपनी फैसिलिटीज के लिए बनाया है। इन्होंने हमें फैसिलिटेट करना है, ना कि हमने इन्हें करना। सर ये तो हम चीख चीख के रह गए। शुक्र है अभी हमारे ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट वाला लेवल भी उतरा है। 1-2 सीटें हम जीत जाते तो फिर भी पक्का लग जाना था। पहले तो सारे इंटरव्यूज में आप सारे यूट्यूबर हजरात मुझसे पूछते थे आपके ऊपर किसका हाथ है। अब जाके नवाज शरीफ साहब से पूछे आपके ऊपर सर वो किसका हाथ। तो हाथ हाथ पहले इलेक्शन में नहीं दिखा देते, 22 साल लगे खान साहब को भी। ना ना वो कहाँ से बात शुरू हुई थी, हमीद गुल साहब, फिर वो चलते चलते पाशा साहब, और फिर वो सारे 2014 फिर नंबर आता है। ऐसे पहले इलेक्शन में नंबर नहीं आता। पहले नंबर वो अभी भी पहली बार में देना चाह रहे थे परवेज खटक साहब को और जहांगीर तरीन साहब को, आवाम ने मुस्तरद कर दिया था। नंबर देने का मसला नहीं है। आप जब जाके फॉर सेल होना चाहें, आपको खरीदने के लिए बड़ी तो बड़ी सर ताकत। अगर देखे ना, अगर वो नंबर दे सकते तो फिर देना देते, फिर तो सारा बयानिया खत्म हो गया। कि आप जो कहते हैं धांधली हुई, ये सारा कुछ हुआ। अगर वो नहीं जितवा सकते तो फिर इनको कैसे हरवा दिया? मुझे ये बताएं ना, एक तरफ 1.5 लाख वोट है, एक तरफ 15,000 वोट भी नहीं है। अब वो 80,000 को 1.5 लाख करेंगे ना, 15,000 को तो 1.5 लाख नहीं कर पाएंगे ना। इनकी शक्लों को कोई वोट ही नहीं देना चाहता था जिनको ये ले आए थे। मैं तो बजाहिर बजाहिर क्या, अलल ऐलान लियाकत बाग का जलसा आप मेरा देख लें, और पिछले महीने इन्होंने मियां साहब और जरदारी साहब ने अलग अलग जलसे किए। उनसे बड़ा आप अगर
न्यूट्रल होके भी एनालिसिस करें। इन दोनों से बड़े मेरे जलसे थे लियाकत बाग के। मैं पीटता रह गया कि जनाब हमें सिर्फ इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो खुदा के बंदों के, हमें मीडिया पे लाइव कवरेज दे दो। जिस तरह जहांगीर तरीन 28 बंदों के जलसे से खिताब करता था और उसे 3-3 घंटे लाइव दिखाते थे, जिस तरह परवेज खटक 48 बंदों के जमे गफीर से खिताब करता था, उसे लाइव कवरेज देते थे। हमें अगर लाइव कवरेज दे देते तो वो भगोड़ा जो हर 4 साल के बाद कौम के गम में वापस बरतानिया से आ जाता है, वो एक हाथ में बूट और दूसरे में बुर्श और फिर दोबारा वो एक हाथ में बुर्श और दूसरे में पॉलिश भी पकड़ लेता तो कभी वजीर आजम ना बनता। मसला हमारा ये है कि नए बंदों को आने देने ही नहीं चाहते, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते। हम लोगों से दो नंबरियां नहीं होती, हम लोगों से गिफ्ट नहीं दिए जाते, हम लोगों से मफामत नहीं होती, हम लोग मसलहत पसंदी को पसंद नहीं करते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम रियासत पाकिस्तान को किसी मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, हम इसे खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, या अपने फैसले खुद करे, या अमेरिका रूस या चीन के आगे सजदा रेज ना हो, ये अमेरिका को, यूरोप को, दीगर मजहबी रियासतों को भाई बनाए बाप ना बनाए। हम फॉरेन पॉलिसी आजाद चाहते हैं। ये चीजें इस मुल्क में अशराफिया को खटकती हैं। हम ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर ऑफिसर और हर ब्यूरोक्रेट और हर एमएनए एमपी सेनेटर 2 साल तक मुल्क छोड़ के ना जा सके। पहले उसके असासे, बेगम के असासे, बच्चों के असासे, फ्रंटमैन के असासे चेक किए जाए कि 2 लाख की तनख्वाह कमाने वाले के पास अरबों रुपए के असासे कहां से आए, तो मुल्क की करप्शन खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि यकसा तालीमी निजाम नारे लगाने से नहीं आएगा, यकसा तालीमी निजाम आएगा जब असेंबली में यह करारदाद पेश होगी कि तमाम एमएनए एमपी सेनेटर पे लाजिम किया जाए, तमाम जर्नैलों कर्नैलों पर लाजिम किया जाए, डीपीओ सीपीओ एसी डीसी पे लाजिम किया जाए कि तुम्हारे बच्चे 10वीं तक की तालीम किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ बैठ के सरकारी स्कूल में अदा करेंगे, तब यकसा मैं नजीम। स्कूल वाले सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक और सवाल करना है। वो ये है कि स्ट्रीट पावर का आप बता रहे थे, आप कह रहे थे कि आपने बड़ा जलसा किया और आपके पास एक स्ट्रीट पावर है। ये लोग जानते हैं कि आपके साथ आपका एक बैकग्राउंड है, आपने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की है। उस तरह से हालांकि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होती नहीं, लेकिन आपकी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने स्टूडेंट्स को इंटैक्ट रखा हुआ है, अभी तक वो आपके साथ इंटैक्ट है। तो मौलाना फजलुर रहमान के पास तहरीक इंसाफ गई है, और आपको पता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो 6 वोट्स है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले ले तो अपनी हुकूमत नहीं बना सकती। तो इसलिए ये साफ है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास तहरीक इंसाफ वोट लेने नहीं गई, बल्कि उनका जो स्ट्रीट पावर है वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक जो है वो पूरी कंपेन चलाना चाह रहे हैं। तो क्या आपके पास जो स्ट्रीट पावर है, क्या उसके लिए आपसे भी कोई राब्ता किया गया है, या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें इनके साथ मिलकर धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए? मैं अभी अवामी एहतजाज के लिए मेंटली प्रिपेयर इसलिए नहीं हूं कि मैंने आज से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है कि यह हुकूमत चलनी नहीं है, साल 1.5 साल चलनी है। आज मैं रावलपिंडी के हल्का पीपी 10 में अपनी पहली कॉर्नर मीटिंग करके निकल आया हूं, अभी आपके पास पहुंचा हूं। हमने तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। ये रोए धांधली का रोना पीटें, ये इनमें से एक जमात के साथ तो धांधली हुई, लेकिन दूसरी जमात जो है उसके साथ कोई धांधली नहीं हुई। धांधली उनके भाइयों ने की है, धांधली उन जमातों ने की है जिनकी पीडीएम के सरबराह वो खुद थे। धांधली में सिर्फ मसला ये कि इस इलेक्शन के रिजल्ट से एस्टेब्लिशमेंट ने जो लंबे लंबे लारे लगा के रखे हुए थे बड़े बड़े, उस पे वो पूरे नहीं उतर सके। जहांगीर तरीन को कहा तुम्हें पंजाब देंगे, खटक को कहा कि तुम्हें केपी देंगे, दोनों को कख भी नहीं मिला, दोनों सियासत छोड़ के बैठ गए इज्जतदार तरीके से। मौलाना साहब तो शायद सदर मुमलिकत बनने के ख्वाह थे। भाई इस तरह सदर मुमलिकत नहीं बना जा सकता कि एक मतलब 5 उंगलियां आपकी वो कढ़ाई में नवाज शरीफ की और सर जो है आपका वो जरदारी साहब के पास हो। आप अपने बलबोते पे बनते हैं, आपको अपने हिस्से की जंग खुद लड़ना पड़ती है। आप जब भी मुफ्ती महमूद साहब जैसे बंदे के बयानिए से हट के नवाज शरीफ या इनके पीछे भागेंगे तो आपके साथ यही होगा। जब आप लोग अपनी अकाबिर को फॉलो कर लेते तो शायद इज्जतदार तरीके से रह जाते। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब और पीटीआई का जो रोमांस है वो ज्यादा देर तक चल पाएगा। ये सिर्फ मौलाना साहब को हमदर्दी चाहिए थी नून और पीपल्स पार्टी की, वो अपनी अहमियत बताना चाहते थे, वो उन्होंने बता दी। सेम इज द केस विद पीटीआई कि वो भी ये हुकूमत वैसे इनका जो धांधली के ऊपर भी मुझे जो इत्तेहाद है वो समझ नहीं आया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिन सीटों के ऊपर दावा है कि ये मेरी सीट्स थी, इन पे धांधली हुई है, वो सीट्स पीटीआई ने जीती।